तो चलिए अब हम बात करेंगे इतिहास की, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। हम सभी जानते हैं कि फादर ऑफ अकाउंटिंग है लूका पैसियोली। पर क्या लूका पैसियोली वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने अकाउंटिंग के बारे में बात की? तो ये बात सही नहीं है। अकाउंटिंग तो बहुत पहले से हो रही थी। हमारे पास अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स तो वैसे इंडिया में कहा जाए तो इंडिया में तो ओरल बेसिस पे अकाउंटिंग पूरी की पूरी हो ही रही थी, पर अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स की बात करें, अगर कि प्रूफ वाइज रिकॉर्ड की बात करें, तो 4000 BC से हमारे पास इन रिकॉर्ड्स की अवेलेबिलिटी है। क्या है ये रिकॉर्ड्स? तो अगर हम बात करें इजिप्ट की, देखिए बुक कीपिंग क्यों, कहाँ, कैसे होती थी, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ इतिहास क्या था। तो बुक कीपिंग सबसे पहले रिकॉर्ड वाइज अगर आप देखेंगे तो इजिप्ट में होती थी। अब इजिप्ट में पिरामिड्स वगैरह हैं, ये तो आप सब लोग जानते हैं। वहाँ के जो राजा हैं उनको कहा जाता था फैरो। अब हर राजा अपनी जो संपत्ति इकट्ठा करता था, गोल्ड इकट्ठा करता था, जो भी वो ग्रेन्स वगैरह सब इकट्ठा करते थे, इन सब चीज़ों को जिस सिक्योरिटी में, यानी जो राजा का खुद का होता था, जिस सिक्योरिटी में रखा जाता था, उसे देखने वाले इंसान को बोला जाता था कीपर। अब कीपर क्या करता था? कीपर, आप लोगों ने बहुत सारे इंक्रिप्शंस देखे होंगे इजिप्ट वगैरह के, जब हम लोग देखते हैं नाइट जियो के अंदर डिस्कवरी में, तो हम कई सारे उनके इंक्रिप्शंस दिखते हैं। वो इन इंक्रिप्शंस के थ्रू वो कीपर रिकॉर्ड्स रखते थे कि कितना गोल्ड है, कितने ग्रेन्स पड़े हैं, क्या है। और ये बहुत स्ट्रिक्टली रखा जाता था, इसीलिए कि इसमें अगर गड़बड़ निकली तो फैरो सीधा कीपर का सर ही कटवा देते थे। तो इसीलिए वो लोग इसे बहुत अच्छे से मेंटेन करते थे। यानी हमारे पास बुक कीपिंग अगर हम बोले या रिकॉर्ड कीपिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ तक हमारे पास इजिप्ट की भी हिस्ट्री है। थोड़ा आगे बढ़े अगर हम लोग रोमन्स की बात करें, तो रोम के अंदर में भी बुक कीपिंग की जाती थी। किस तरीके से की जाती थी वो अलग अलग था हर जगह का। रोम बेसिकली एक ट्रेडिंग एरिया था। ट्रेडिंग का एक ऐसा एरिया था जहाँ पे ऑब्वियसली बात है, पायरेट्स वगैरह भी आते थे। उस जमाने में पायरेट्स भी एग्जिस्ट करते थे, बहुत सारे मर्चेंट्स वगैरह भी आते थे, और हर इंसान कहीं ना कहीं ये देखता था यार किसी तरीके से मुनाफा हो जाए। अब सही से ज़्यादा ना गलत तरह के लोग रहते थे जो फ्रॉड करते थे। सामान देते कम थे, बताते थे अरे मैंने तो ज़्यादा दिया, पैसे देना बाकी था, और बाद में बोल देते थे अरे मैंने तो पैसे दे दिए थे, तुमको ध्यान में नहीं है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने पैसा नहीं दिया। पैसे लेना जो रहता था वो कम लेना रहता था, बाद में जाके लेते थे अरे नहीं इतने पैसों की बात हुई थी, इतना पैसा देना है, तुम्हारे पास कोई सबूत है तो बताओ। तो ये सारी की सारी चीज़ों के सबूत के लिए भी उस समय, अब हम जिन समयों की बात कर रहे हैं उन समय में ऐसा नहीं कि कुछ पेपर पेन हुआ करते थे। अलग अलग जैसे वुड के टैबलेट्स रहेंगे या वैक्स के टैबलेट्स रहेंगे, इस तरह की कोई ना कोई चीज़ यूज़ की जाती थी, लेदर यूज़ किया जाता था जिन पे रिकॉर्ड कीपिंग होती थी। तो वहाँ पे एक कुछ तरीके से लिखा जाता था कि हाँ इतना लेना बाकी है या देना बाकी, इतना सामान आ गया या नहीं आया। ये सब रोम में क्यों होता था? क्योंकि वहाँ पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता था, चोरी बहुत ज़्यादा होती थी, इसीलिए वहाँ पे भी रिकॉर्ड कीपिंग का सिस्टम था। और सिग्नेचर होते थे लोगों के। अब सिग्नेचर कैसे होता था? एक सील होती थी, शाही सील वगैरह के बारे में तो आपने बहुत सारे सीरियल्स वगैरह में देखा होगा। उस तरीके से पूरी की पूरी अकाउंटिंग की जाती थी। तो अगर हम बात करें, आप यहाँ पे पढ़ें, तो क्या रिकॉर्ड कीपिंग पहले वहीं थी? नहीं, इजिप्ट के अंदर में भी रिकॉर्ड कीपिंग थी, बेबीलोनिया वगैरह में भी रिकॉर्ड कीपिंग थी, ग्रीस में भी रिकॉर्ड कीपिंग थी। हर जगह अलग अलग तरीका था। ग्रीस एक ऐसी जगह थी जहाँ भगवान को बहुत ज़्यादा माना जाता था, और वहाँ एक सिस्टम रहता था कि हर भगवान के ऊपर ना एक अमाउंट खर्च होना चाहिए। जैसे अगर हम हमारे यहाँ की लैंग्वेज में बात करें कि इंद्र भगवान के ऊपर अगर कुछ खर्चा हुआ है तो उतना ही सूर्य भगवान पे भी होना चाहिए। इस तरीके से सिस्टम रहते थे। अब वहाँ पे आप कैसे पता करेंगे कि हाँ इक्वल खर्चा हुआ, फेस्टिवल्स इक्वल तरीके के हुए, जो भी उनके पूजा पाठ होते थे वो इक्वल तरीके के हुए, या जो भी सिस्टम वो लोग फॉलो करते थे वो इक्वल तरीके का हुआ, ये आप कैसे समझेंगे? तो रिकॉर्ड रखते थे वो लोग इन सब फेस्टिवल्स वगैरह का। ठीक है, अब हम थोड़ी सी कहानी में आगे बढ़ते हैं। इंडिया में कौन थे इन सब चीज़ों के? चाणक्य, कौटिल्य नाम से भी आप लोग जानते हैं। वो भी रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह के बारे में बात करते थे कि एक राजा को पता रहना चाहिए कि उसके पास सोना कितना है, हीरे जवाहरात, हर चीज़ बराबर कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, और इन सब चीज़ों को देखते रहना चाहिए ताकि उसे समझ में आए कि राज्य की तरक्की किस चीज़ के बेसिस के ऊपर डिपेंड करती है। यानी इंडिया में भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय, हम लोग कौटिल्य की अगर बात करें, तो वो भी रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह को रिटन टेक्स्ट फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना यानी ओरली याद रखना नहीं होता है, रिटन टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर में बात करते थे। अब हम आते हैं फादर ऑफ अकाउंट्स लूका पैसियोली के ऊपर। अब लूका पैसियोली कोई कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं थे, वो तो एक मैथमेटिशियन थे, मैथ्स पढ़ाते थे। ये लियोनार्डो डा विंची अगर आप जानते होंगे, पेंटर, मोनालिसा वगैरह की पेंटिंग जिन्होंने बनाई, उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तो इटली में पढ़ाते थे, और शाम के समय इन्हें ना पोर्ट्स, इटली में तो पूरा ओशन से है चारों तरफ से, तो पोर्ट वहाँ पे बैठ के देखते रहते थे। तो वहाँ पे कई सारे ट्रेडर्स को देखते रहते थे।
अब ट्रेडर्स उस समय लिखते रहते थे कि कोई सामान आता था, जो भी खरीदी का आता था, आया कैश गया, ऐसे दो तरीके से लिखते थे। हाँ, आया कैश गया। किस पे लिखते थे? वैक्स के टैबलेट्स रहते थे उनके ऊपर लिखते थे। जिनको नहीं जमता था वो लोग क्या करते थे, कुछ स्टूडेंट्स को रखते थे, अप्रेंटाइज बोलते थे, उन लोगों को रख के लिखा था। यानी जो अमीर ट्रेडर्स थे उनके पास अप्रेंटाइज थे, और जो गरीब लोग थे वो या तो खुद लिखते थे या तो याद रखते थे। मेमोरी बेसिस पे था पूरा काम, पर तरीका सेम था सब लोगों का। मतलब ऐसा नहीं कि एक सिस्टम फिक्स था। हाँ, आया और गया ये सिस्टम पे चलता था कि हाँ कुछ तो बढ़ा है और कुछ तो घटा है। क्या बढ़ा है क्या घटा है? घटा कैश होगा, बढ़ेगा क्या? सामान। जब बेचते थे तो सामान कम हो गया और बढ़ क्या गया? कैश। इस तरीके से वो लोग पूरा का पूरा ध्यान में रखते थे। लिखने का तरीका हर एक जन का अलग अलग होगा। अब ये तरीका बड़ा फैसिनेटिंग लगा लूका पैसियोली को, पर फिर वो जब ट्रेडर्स वगैरह से मिले, हर ट्रेडर ने अपनी परेशानी बताई कि भाई ये सब तो ठीक है, पर किससे कितना लेना है, कितना देना है, ये सब देखने में बहुत समय लगता था। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि आपने बस सामान बेचा और पैसे आ गए। भाई सामान आपने दे दिया, कुछ लोग बोलते थे हम बाद में पैसे देंगे, कुछ लोग आपसे उधार लेके चले जाते थे, कुछ लोगों से आप उधार लेके बैठे होते थे। आप भी सामान क्रेडिट वगैरह पे ले सकते हैं, कितना सामान लिया, क्या लिया, हर चीज़ को रिकॉर्ड पहले करना है। फिर कौन सा रिकॉर्ड, जैसे आपने गेहूं खरीदा तो गेहूं का रिकॉर्ड हो गया, फिर उसके बाद आपने कपड़े खरीदे, कपड़े का रिकॉर्ड अलग हो गया। अभी तो आप एक साथ लिखते जा रहे हैं, बाद में इन सब चीज़ों को अलग अलग करके देखना पड़ता था कि अरे यार मेरे पास गेहूं मैंने तो खरीदा था 100 किलो, यहाँ से 90 किलो दिख रहा है, 10 किलो कहाँ गया? ढूंढते थे फिर आप। कपड़ों के बारे में भी वैसे ही होता था, कुछ सड़ जाता था वो भी लिखना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें वो लिखते तो चले जाते थे पर कोई सिस्टम नहीं था। ये सब दिक्कतें लोगों की सुन सुन के फाइनली लूका पैसियोली ने बोला, यानी ये उसे क्लियर हो गया था कि ट्रेडर्स आर वेरी क्लियर कि कुछ तो बढ़ता है कुछ तो घटता है। यानी ड्यूअल बुक कीपिंग की बात हो रही है, सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं है, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में ही वॉज वेरी क्लियर कि ट्रेडर्स, इटालियन ट्रेडर्स को पता है कि ऐसा कुछ होता है। लूका पैसियोली ने उसी को थोड़ा एनहांस करके डबल अकाउंटिंग सिस्टम लिख दिया, और पूरा डबल अकाउंटिंग सिस्टम उन लोगों ने समझाया कि आप अगर इस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे, जो आप टी टेबल बनाते हैं, जो आप जर्नल एंट्री लिखते हैं कि एवरी डेबिट हैज़ टू हैव अ क्रेडिट, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, मतलब कुछ आ रहा है तो कुछ जा रहा है, कुछ रिसीवेबल है, कुछ पेबल है, कुछ ओन है, कुछ ये है, जो गोल्डन रूल्स वगैरह आप सब बातें करते हैं, ये सब बातें उस समय लूका पैसियोली ने की। मैं ये सब ये बताना चाह रहा हूँ इतिहास के थ्रू कि क्यों ये चीज़ें डेवलप हुई, कैसे डेवलप हुई, ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ था। ठीक, तो ये हिस्टोरिकली लूका पैसियोली क्यों इतना इंपॉर्टेंट बने? बिकॉज ही वाज द पर्सन जिन्होंने ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल अकाउंटिंग सिस्टम जो आप बोलते हैं, उसको पूरा का पूरा उन लोगों ने बनाया था। इन सब चीज़ों के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, क्या अचीव किया इन्होंने? एक रिकॉर्ड कीपिंग जो थी वो सिस्टमिक होगी। जर्नल्स, लेजर्स, जब आप देखते हैं आज, आप जो देखते हैं तो आपको दिखता है एक लेजर है एक पार्टी का, आप जैसा बनाते हैं दूसरे भी वैसा ही बनाते हैं। तो एक सिस्टमैटिक पैटर्न बन गया, एक तरीका आ गया कि हाँ इसी तरीके से अकाउंटिंग होना चाहिए। सब लोगों को बहुत अच्छा भी लगा, कंफर्टेबल लगा कि एक जैसी अकाउंटिंग सबकी रहेगी तो ध्यान में रखना भी ईजी है। तो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग हुआ। अभी सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग की बात हो रही है, यानी बुक कीपिंग। हम आगे बुक कीपिंग के बारे में बात करेंगे। अगर आपने एक बार अच्छे से रिकॉर्ड्स रख लिए, अगर आप समझने लग गए कि रिकॉर्ड से क्या होता है, हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर में फ़ायदों के बारे में बात किया था कि क्या फ़ायदा होता है, तो यही बात करते हैं कि इसके बेसिस पे आप कुछ रिजल्ट्स पे आ सकते हैं, कुछ रिजल्ट्स पे कि किससे कितना पैसा लेना है, कितना देना है, किसे माल बेचना चाहिए, किसे नहीं बेचना चाहिए, कौन सा सामान खरीदने से फ़ायदा होता है, किससे नहीं होता है। आप कुछ रिजल्ट्स पे आते हैं, कुछ आउटकम्स पे आते हैं। इन आउटकम से आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट की बात हो रही है यहाँ पे, असर्टन कर सकते हैं कि हाँ भाई कौन कितना मुनाफा कमाता है, किसकी बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है, कौन बड़ा ट्रेडर है, कौन छोटा ट्रेडर है। ये एक फाइनेंशियल पोजीशन की बात हो रही है किसी भी इंसान के। एक बार आप ये समझ गए तो उसके बाद में ये आपको इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर सकता है जिससे कि आप डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे राजाओं के यहाँ पे सलाहकार हुआ करते थे, जैसे गेहूं में कम मुनाफा हो रहा है, जेम्स के परचेज सेल में ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, तो वो वाला काम कीजिए। हाँ, कई सारे हम लोगों ने ट्रेडर्स को देखा था इंडिया के एक्सपोर्ट करने में। काली मिर्च इंडिया से बहुत एक्सपोर्ट होती थी क्योंकि यूरोप वगैरह में बहुत ठंडी होती थी, तो ठंडी से लड़ने के लिए, बॉडी को गर्म करने के लिए काली मिर्च बहुत काम आती थी। साउथ में काली मिर्च का बहुत ज़्यादा अच्छा खासा ग्रोथ था, उसके बदले में वो लोग अनाब शनाब सोना लेते थे। ये क्यों हो पाता था? ये इसीलिए हो पाता था क्योंकि उनको पता था इसमें मुनाफा है। ये एक डिसीजन मेकिंग था कि नहीं काली मिर्च उगानी चाहिए। किसी ने तो डिसीजन लिया कि काली मिर्च में ज़्यादा मुनाफा होता है, ज़्यादा काली मिर्च उगाओ। ये कैसे पता चला? ऐसे तो नहीं पता चलता कि इतनी काली मिर्च के बदले में इतना सोना मिल रहा है, जबकि दूसरी चीज़ें, गेहूं, कपड़ा, इन सबसे इतना सोना नहीं मिलता होगा, तभी ऐसा डिसीजन ले पाए होंगे। पर सिर्फ इतने से तो डिसीजन नहीं हो सकता। काली मिर्च बनाने के लिए खर्चा कितना लग रहा है ये भी तो लगेगा। तो
तो ये सब क्या कर रहे हैं, आपके पास ये पहले पूरा डेटा आया, किसी ने रिकॉर्ड किया डेटा, वो डेटा पे आपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन किया, असर्टेन करके अब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि नहीं काली मिर्च उगाना चाहिए। इससे न केवल ये, लोगों की सॉल्वेंसी पोजीशन भी पता चलती थी कि कौन बहुत ज़्यादा उधार लेके बैठा है तो इसे और उधार नहीं देना चाहिए, किसे बहुत ज़्यादा पैसा लेना बाकी है तो ऐसा तो ना हो कि इसके पैसे डूब जाएंगे। तो सॉल्वेंसी पोजीशंस वगैरह भी लोगों की बैलेंस शीट के बेसिस पे, इन रिकॉर्ड्स के बेसिस पे पता की जा सकती थी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज था। आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक ऑब्जेक्टिव्स को समझ पाए। हमने जो भी स्टोरी पढ़ी वो स्टोरी से लिंक्ड ही पूरी की पूरी बातें हो रही है कि क्या हो रहा है। पहले हम लोग रिकॉर्ड रख रहे हैं, रिकॉर्ड के बेसिस पे हम रिजल्ट्स पे आ रहे हैं, रिजल्ट्स पे हम फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन के बेसिस पे हम डिसीजन ले पा रहे हैं और डिसीजन के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि भैया हम सॉल्वेंट है या नहीं है। ठीक, तो वही पूरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में दिया हुआ है। अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया कुछ नया अब बचा नहीं है, ये वही बातें करेंगे। ये बातें करेंगे कि आपको मेजर करना आना चाहिए। अब तो आप लोग करेंसी, आपके पास, आप करेंसी के बेसिस पे मेजर कर सकते हैं। हम जो स्टोरीज सुन रहे थे राजाओं के ज़माने में, किंग्स वगैरह के ज़माने में, तो मेजर करने का कोई सिस्टम नहीं था। अब तो करेंसी है कि हाँ करेंसी बेस रहेगा सब चीज़ों के बीच में, पहले नहीं था। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ है मेजरमेंट के लिए अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेजर कर सकते हैं कि इतने क्वांटिटी आपके पास माल है। वैल्यू की बात कीजिए, कॉस्ट वाइज कितने अमाउंट का सामान आपके पास पड़ा है, कितने वैल्यू वाइज आपने कितने का सामान बेच दिया, ये सारी की सारी चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट के बेसिस पे आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि अब आने वाले समय में हमें इतना, क्योंकि हमने सपोज कीजिए 1 महीने में 100 किलो अनाज बेच दिया और अनाज को तैयार होने में 6 महीने लगते हैं। तो जब हम 6 महीने में एक बार अनाज तैयार करते हैं, मान लेते हैं हर महीने 100 किलो की उपज होती है यानी बिक्री होती है, तो 600 किलो अनाज हमने ग्रो करना चाहिए। आप समझ रहे हैं, 6 महीना लगता है कोई भी एक अनाज को तैयार होने के लिए। मान लेते हैं हम लोग रैंडमली चल रहे हैं, 100 किलो की अगर हर महीने की बिक्री होती है, क्योंकि जैसे अगर हम मिडिल क्लास वगैरह की बात करें, एक साथ तो नहीं खरीद लेते, हर महीने जैसे जैसे पगार आती है वो अपना सामान खरीदते रहते हैं। तो अगर हर महीने 100 किलो की बिक्री होती है, 6 महीने में 600 किलो का सामान अगर हम बेचने वाले हैं, तो 600 किलो को हमें ग्रो करना पड़ेगा ताकि आने वाले उसके बागे के 6 महीने तक के हम लोग उसे सेल करते रह सकें। क्योंकि ये एक साथ ग्रो होगा, इसे कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोरेज के लिए भी हमें जगह लगेगी। तो ये सब क्या हो रहा है, हम फोरकास्ट कर रहे हैं आज के बेसिस पे कि अरे हर महीने इतना सेल होता है, इतना ग्रो करना पड़ेगा, इतना कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ तो पूरा का पूरा बिकेगा नहीं। ये सारी की सारी बातें हम फोरकास्ट कर सकते हैं। कौन से बेसिस पे, आपने रिकॉर्ड रखे तो आप ये सब चीज़ें बता पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड नहीं रख के नहीं बता पाओगे, पर रिकॉर्ड रखोगे तो ज़्यादा बेटर वे में आपको हेल्प होगी। नहीं तो हर चीज़ दिमाग में याद रखना पड़ेगा, अरे यार ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। एक सोच के देखो, एक किराने की दुकान इतनी सारी चीज़ें खरीदते बेचते हैं, तो उनको हर चीज़ सिर्फ दिमाग में रखना कि हाँ जब इतनी बोतलें हो जाएगी तब फिर और बोतलें मंगाना है। सॉस की बात करें, अगर हम अनाज इतना किलो अगर बच गया तो फिर और का ऑर्डर देना है। ये सारी की सारी बातें अगर हम लोगों को करना है तो इतना याद रखना बड़ा मुश्किल है। उससे अच्छा रिकॉर्ड रख लो, रिकॉर्ड में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ अब इतनी बची है। हर वक्त देखना नहीं पड़ेगा अभी कितना सामान पड़ा है, क्या पड़ा है, कहाँ है, क्या है, देखना नहीं पड़ेगा। सामने सामने जैसे ही रिकॉर्ड में देखेंगे समझ में आ जाएगा, है ना। फिजिकल इन्वेंट्री बार बार देखनी नहीं पड़ेगी, बात ही हो रही। तो फोरकास्ट कर पाना है आप उसके बेसिस पे। फोरकास्ट के बेसिस पे आप डिसीजन भी ले पा रहे हैं कि क्या चीज़ करने से फ़ायदा होता है, क्या नुकसान। जैसे नुकसान होता है वो चीज़ मत कीजिए, जो चीज़ से फ़ायदा होता है उसे और कीजिए। अब आपने एक डिसीजन लिया, जिससे पहले आप जो कर रहे थे वो चीज़ें चेंज होगी। सीधी बात है, पहले हो सकता है कि आप 2 तरह के बिजनेस कर रहे थे, कपड़े का धंधा कर रहे थे और अनाज का बिजनेस कर रहे थे। आपको लगा अनाज में ज़्यादा फायदा है तो आपने अनाज का बिजनेस बढ़ा दिया, कपड़े का कम कर दिया। तो जब आपने किया, अब आपको वापस एनालाइज भी तो करना पड़ेगा सही में फ़ायदा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो अब आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, किससे, पहले हम जो कर रहे थे उसके कंपैरिजन में। तो आपने क्या किया, अब आपने उसे कंपेयर एंड इवैल्यूएट किया। हो सकता है कि आपने गड़बड़ कर दिया हो, वापस से डिसीजन मेकिंग पे जाइए, डिसीजन आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा, फिर वापस से कंपेयर एंड इवैल्यूएट। तो ये साइकिल है, कंटिन्यूस होता रहेगा। कंपेयर कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए, वापस मेजर कीजिए, वापस फोरकास्ट कीजिए, वापस डिसीजन लीजिए, फिर कंपेयर इवैल्यूएट कीजिए, फिर वापस कीजिए। इन सब चीज़ों में कुछ और बातों का ध्यान रखिए कि आप ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं इसमें ऐसा तो नहीं है कि कुछ खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, कुछ नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, सामान कुछ ज़्यादा ही खराब हो रहा है, ज़्यादा किलो अनाज ग्रो करने में, 6 महीने तक के करने में ऐसा तो नहीं है कि चूहे बहुत सारा अनाज खा जा रहे हैं, उससे हमको नुकसान हो रहा है। ये सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए हमें क्या चाहिए, कंट्रोल के मेजर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अनाप शनाप काम चल रहा है, तो कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ दिन पहले सुना था, बहुत पहले की बात है।
प्रॉपर्टी के अंदर में, रियल एस्टेट के अंदर में बहुत तेज़ी से प्राइसेस ग्रो हो रहे थे। हम खेतियों की बात करते हैं, तो खेती जो सेल होती है, ऐसा नहीं है कि आप मुझे जानते हैं, मुझे खरीदना है, आपको बेचना है, हम मिल गए। बीच में होते हैं दलाल। और क्योंकि एकदम से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि लोगों के पास पैसे अच्छे खासे कलेक्ट हो गए थे, हम कोविड के जस्ट बाद की बात कर रहे हैं कि सडनली वापस जब मार्केट खुला तो एकदम से डिमांड आई, लोगों के पास में पैसे बढ़े, तो लोगों ने बोला अब ये प्रॉफिट का क्या करें, तो खेतियों में डालना शुरू किया। खेत के जो दलाल थे उनके पास अचानक बहुत सारा पैसा आया। पहले दलाली में इतनी कमाई नहीं हो रही थी जितने इस समय हो गए। तो कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे डीलर्स जो पहले लाखों में कमाते थे, अचानक करोड़ों में रुपए आ गए उनके पास। अब करें क्या इन रुपयों का? तो उन्होंने बोला चलो हम एक काम करते हैं, हम मूवी बना लेते हैं। मूवी बनाने चले गए वो लोग। तो मूवी तो बनाना एक तरफ, जो पैसे आए उनको कुछ हिसाब तो इतना समझा नहीं था कि क्या होता है कैसे होता है। मूवी के सिर्फ जो गाने तैयार हुए उसी में पूरे पैसे खत्म हो गए। मूवी बननी तो अलग कहानी है। जाते थे, बड़ी बड़ी होटलों में रुकते थे, बड़े बड़े सिंगर्स से मिलते थे, गाने वाने तैयार किए, गाने तैयार करने में ही पैसे खत्म हो गए। फिर वापस आ गए, वही दलाली बीच में छोड़े थे, क्योंकि समय तक के मूवीज़ वगैरह बन रही थी, तो वहाँ पे भी नुकसान, और इतने जो पैसे गए थे वो भी खत्म। क्यों? कंट्रोल नहीं था, चीज़ों को बराबर तरीके से देखा नहीं था, डिसीजन मेकिंग गलत हुई, उसको वापस इवेल्युएट नहीं किया और कंट्रोल पे ध्यान नहीं रखा। ये समझो। इतना सब होने के बाद सबसे मेन फंक्शन जिससे गवर्नमेंट ये चाहती है कि हर एक जन एक तरीके का अकाउंटिंग रखे, वो रहता है उनका टैक्सेस। उनके रेगुलेशंस के ऊपर प्रॉपर फॉलो अप हो और उन्हें उनकी टैक्स रेवेन्यू बराबर आती रहे। इंडिया में हम रेगुलेशन कंपैरेटिवली इतना स्ट्रिक्ट बेसिस पे नहीं देखते, पर हाँ रेगुलेशंस रहते हैं कि आप किसी चीज़ को यहीं सेल कर सकते हैं, कहाँ सेल नहीं कर सकते, कहाँ आपने क्या किस तरीके का सामान बेचना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी की सारी बातें होती हैं। हम आए दिन सुनते रहते हैं यूएस एफडीए ने ये मेडिसिन को लाइसेंस देने से मना कर दिया, इंडिया में किसी का लाइसेंस अप्रूव कर दिया। क्या ये रेगुलेशन है कि सही चीज़ बाजार में पहुंचे उस तरीके से? ठीक। अब ये सब जो भी है, इसका जो सबसे पहला स्टेप होता है मेजरमेंट में, रिकॉर्डिंग एंड मेजरमेंट जिसकी हम लोग बात करते हैं, रिकॉर्ड करना, उसका सबसे पहला स्टेप होता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग सिर्फ पहला स्टेप है, ध्यान में रखिए। बुक कीपिंग के बेसिस पर हम कुछ फोरकास्ट नहीं कर रहे, कुछ एनालिसिस नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ पहला स्टेप है कि हाँ इसमें क्या होगा। इसमें आपका जो फाइनेंशियल डेटा है रिलेटिंग टू बिजनेस, वो एक ऑर्डरली मैनर में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या चीज़ की बात हो रही है? जर्नल एंट्रीज की बात हो रही है। क्या चीज़ के बारे में बात हो रही है? लेजर्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेड्यूल्स वगैरह सब बन सकते हैं। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग? तो ये पूरा का पूरा चीज़ क्या होता है? बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग का हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जो भी हैं उनको रिकॉर्ड करें एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल तरीके से, और उसके बेसिस पे असर्टन करें कि अफेक्ट क्या है उसका फाइनेंशियल बिजनेस पे। इसके बेसिस पे असर्टन किया जा सकता है, बुक कीपिंग के बेसिस पे असर्टन किया जा सकता है ट्रांजैक्शंस मेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज अ होल। ठीक है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग के कंपैरिजन में ना उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अकाउंटिंग तो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, वो सब कुछ कवर करता है, डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस, हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं। इसका सबसे पहला स्टेप रिकॉर्डिंग एंड मेजरमेंट, वो क्या होता है? बुक कीपिंग। तो कुछ डिस्टिंक्शंस के बारे में बात करूं तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक प्रोसेस है जिससे कि आप सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक प्रोसेस है जिससे कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। उनके बेसिस पे आप जो समरी बनाते हैं वो अकाउंटिंग है, यानी ना केवल रिकॉर्डिंग, उसकी समरी बनाना। ये बेस है अकाउंटिंग का, ये बेस है, यानी इसके बेसिस पे आगे कंसिडर किया जाता है। और अकाउंटिंग तो पूरा का पूरा अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो उसको हम लोग लैंग्वेज कह रहे हैं। लैंग्वेज बोल दो, सब्जेक्ट बोल दो। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, पीएनएल, बैलेंस शीट, वो इनका पार्ट नहीं बनते, असर्टन होते हैं इनसे। ठीक, जबकि ये अकाउंटिंग का पार्ट होते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसका पार्ट होते हैं जो बुक कीपिंग के बेसिस पे बनते हैं। मैनेजेरियल डिसीजंस बुक कीपिंग के बेसिस पे नहीं लिए जा सकते। ये सारे के सारे जो डिसीजंस है ये मैनेजमेंट पूरे के पूरे ले सकता है अकाउंटिंग के बेसिस पे। कोई सब फील्ड नहीं है बुक कीपिंग की, जबकि मैनेजमेंट के अकाउंट्स के तो कई सारे सब फील्ड होते हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आगे जाके हम बहुत कुछ देखेंगे। आप मेजरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, ये बुक कीपिंग से असर्टेन नहीं हो सकता। बुक कीपिंग के बेसिस पे जो समरी स्टेटमेंट्स बनते हैं उनके बेसिस पे फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन किया जा सकता है। ठीक,
तो सब फील्ड्स क्या हैं अकाउंटिंग के? एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसे हम लोग पीएनएल वगैरह बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसके अंदर में प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, बहुत सारी बातें आती है, कौन सी चीज़ कितनी प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे कॉस्ट कटिंग होगी, क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आती है। वैसे ही हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? प्रोडक्शन में इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होने पे इतना प्रोडक्ट बनता है, इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम होने पे इतना फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ये सारी की सारी बातें होती है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की, सीएसआर, आपने सोसाइटी की तरफ कितना खर्चा किया उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से हो रही है। और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की, ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। ये सारी की सारी बातें किसके अंदर में आती है? आपके बुक कीपिंग के अंदर में। ये अकाउंटिंग के जो भी इंफॉर्मेशन आती है, हम लोगों ने बहुत कुछ इतने समय में समझा। ये कौन लोग यूज़ करते हैं? ये कौन लोग यूज़ करते हैं? हु आर द यूज़र्स? सबसे पहला तो जो कंपनी में आज के ज़माने में बात करें तो अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना है तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं। कई लोग बोलते हैं हम तो सिर्फ डेट फ्री कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम तो ऐसी कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं जिसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, जिसका रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। हर एक जन के अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं। ये कौन लोग हैं? ये इन्वेस्टर्स हैं। तो सबसे पहले तो ये जो भी अकाउंटिंग है ये किसके लिए काम की है? सबसे ज़्यादा काम आती है इन्वेस्टर्स के। दूसरा सबसे ज़्यादा किसके काम आती है? एम्प्लॉयज़ के। एम्प्लॉयज़ के क्यों? कुछ समय पहले एक कंपनी थी जेट एयरवेज, बंद हो गई। एक पोजीशन जब इंसॉल्वेंट हुई तो ऐसे आ गई थी कि 6-6 महीने तक के लोगों की सैलरीज ड्यू थी, बकाया थी, पे ही नहीं की गई थी। तो आप समझिए एक एम्प्लॉय जब किसी कंपनी को जुड़ता है तो उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कंपनी उसको बराबर पे करेगी या नहीं करेगी, लंबे समय तक रखेगी या नहीं रखेगी। आज के ज़माने में जब हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, टीसीएस के बारे में हमने सुना था कि करीब करीब 30,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल चुका है। तो 30,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल चुका है, तो आपको अगर कोई बोले टीसीएस ज्वाइन करना, आप पहले डर जाओगे, अरे पता नहीं यार कब निकाल देंगे, पे करेंगे नहीं करेंगे, अपने को कुछ आइडिया नहीं है। तो ऐसी कंपनीज को आप अवॉइड करेंगे। कैसे पता चल रहा है? फाइनेंशियल पोजीशंस के बेसिस पे, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हम जो बोल रहे थे उन सब के बेसिस पे। जो लोग आपको पैसे देते हैं, लेंडर्स, वो तो ये देखेंगे भैया और कितना लोन इसने लेके रखा है। अगर और लेके रखा है तो इसको पैसा देना तो बहुत रिस्की हो गया है, इसको पैसा नहीं देना चाहिए हमने। तो लेंडर्स के बारे में बात हो रही है। जो आपको सप्लाई कर रहे हैं, जो आपको क्रेडिट दे रहे हैं, वो लोग यही देखेंगे और कितने लोगों से क्रेडिट लेके बैठा है, बराबर उनको टाइम पे पैसा देता है कि नहीं देता है, पैसा देते समय कुछ काटता तो नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलता है कि नहीं तुमने खराब माल बेच दिया, मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा। मतलब वो है खराब माल तब तो ठीक है, उसके बाद भी, बिना उसके भी ठीक। कस्टमर्स आपके, अब कस्टमर को तो जब आप देते हैं तो आपको उसे पैसे देना है ना, सॉरी आपको नहीं, उसे आपको पैसे देना है, उल्टा बोल रहा हूँ मैं। पर कस्टमर हमेशा उनसे माल लेता है जिनसे उसे पता है कि उसे कंसिस्टेंटली सामान मिलता रहेगा। अगर आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन खराब है तो कस्टमर सोचेगा यार इनसे आज सामान ले तो लूँगा, पर कल ये अपने को मटेरियल मिलेगा नहीं मिलेगा, अपने को क्या मालूम। ऐसे बहुत सारे मोनोपोलिस्टिक कस्टमर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक शोरूम खोला, शोरूम किसका है? फोर्ड कंपनी का। अब फोर्ड कंपनी से आपको लगता है नहीं यार फोर्ड कंपनी तो नई गाड़ियां लाई नहीं रही, फोर्ड कंपनी तो वाइंड अप कर देगी अपने बहुत जल्दी काम। तो एज अ कस्टमर आपको अब डर लगेगा मैं इनकी गाड़ियां लूँ या नहीं लूँ, ये लोग वाइंड अप कर देंगे। तो बीच में ऐसा हुआ था, कई सारे नए शोरूम खुले थे फोर्ड के, और एक अचानक से फोर्ड कंपनी में इंफॉर्मेशन आई कि अब ये बंद होने वाली है। तो क्या हालत होगी ऐसे में, क्योंकि आपके लिए वो जो शोरूम वाले थे उनका तो एक ही कस्टमर था, सॉरी उनका तो एक ही सप्लायर था, फोर्ड कंपनी के लिए तो यही कस्टमर्स थे। तो कस्टमर्स ऑल्सो नीड टू नो योर फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके की है। गवर्नमेंट जानना चाहती है, जाहिर सी बात है, टैक्स के लिए सबसे मेन मुद्दा होता है टैक्स। आप टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे, उसके लिए। जनरल पब्लिक जानना चाहती है, किसके लिए? सोशल कॉज के लिए, कि आप इतना कर रहे हैं तो कुछ नुकसान तो नहीं कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी सोसाइटी की तरफ आपकी क्या नज़रिया है। सीएसआर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। और मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं सर्वाइव कर रहे हैं या नहीं, ग्रो कर रहे हैं या नहीं, डिक्लाइन तो नहीं हो जाएगा, कोई नए प्रोडक्ट की तरफ तो हमको नहीं फोकस करना चाहिए। ये सारी की सारी बातों के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा।